Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये जो सेशन यहाँ पर होगा ये क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम सोशल साइंस पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस यहाँ पर पढ़ाता हूँ। और सोशल साइंस में जो सेगमेंट हम आज यहाँ पर कवर करेंगे इसमें हम सिविक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिविक्स के टोटल 4 वीडियोस जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, मतलब कि शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 1 और 2 जो था वो यूनिट 1 में था, चैप्टर नंबर 3 और 4 यूनिट 2 में था। आज से हम यहाँ पर यूनिट 3 जो आपकी दी गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें मैं आपको यहाँ पर जुडिशरी वाला चैप्टर जो है वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा चैप्टर यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 का जो डिस्कशन है वो आज से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहाँ पर वीडियो है तो इस पूरे के पूरे वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से ये चाहता हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसको आप एक बार ओपन कर लो और उसमें सिविक्स वाली जो बुक है उसको ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर 5 जुडिशरी ओपन कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ और आप उसको बुक के हिसाब से मैनेज करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी अलग अलग तरीके के सेशन कोर्ट होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, तो आप उनके बारे में जो है वो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि भाई ये वाले हाई कोर्ट ने ये जजमेंट यहाँ पर दिया है ना, दूसरा जो एक सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर ये जजमेंट दिया है। तो हम लोगों को पता रहता है कि भाई किस तरीके की फील्ड में ये पर्टिकुलर जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट किस तरीके से काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहते हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जिसका मतलब यहाँ पर क्या है कि रूल ऑफ लॉ है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कानून की नज़र में जो है वो सब लोग यहाँ पर क्या है कि बराबर हैं, है ना। मतलब कोई यहाँ पर क्या है कि धर्म के नाम पर, ठीक है, आपकी कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपने कोई अपराध किया है ना, अगर आप इनोसेंट हैं तो सबको बराबर मात्रा में जो है वो यहाँ पर न्याय मिलेगा या सजा मिलेगी। ठीक है, अगर अपराध करोगे तो सजा मिलेगी, है ना, और अगर आप इनोसेंट हो तो फिर आपको यहाँ पर बरी कर दिया जाएगा, मतलब कि एक्विट यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये चीजें जो है वो मेक श्योर हो रही है नहीं हो रही है ना, क्योंकि क्या है कि हमने केवल रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर दी, लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर चेक कौन करेगा, उसका इन्फोर्समेंट कौन करेगा रूल ऑफ लॉ का। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी देश में जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। हमने हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें यहाँ पर हमने देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। पहली बात अगर हम देखेंगे तो लेजिस्लेटिव, जिसमें आपके जो लॉ बनाने वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और फिर जुडिशरी। जुडिशरी मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी लॉ इंप्लीमेंट किए गए हैं उससे किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर ना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। अब जुडिशरी जो है आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे जिससे आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि जुडिशरी का जो रोल है स्पेशली हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज और यहां पर होती है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहां पर क्या होती है भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यहां पर ये हुआ कि किसी के इन्फ्लुएंस में जो जुडिशरी है वो यहां पर काम नहीं करेगी, है ना। मतलब एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटिव हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या कोई भी पर्सन यहां पर है, उसका यहां पर क्या है कि जो जुडिशरी की फंक्शनिंग है ना उसमें यहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर भाई लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से यहां पर काम करवाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जुडिशरी जो है वो फ्री तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जो दोषी है उनको सजा नहीं मिल पाएगी, जो यहाँ पर मासूम है, इनोसेंट हैं, उनको यहाँ पर बरी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके के अलग अलग जो यहाँ पर टर्म्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बुक में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या है कि आपको समझाई जाए।
लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सोशल साइंस की बुक में जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर जो कंटेंट होता है आपकी बुक का वो मैं आपको पढ़ाता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो वीडियो अगर बड़ा भी हो जाएगा ना, तो वीडियो जब आप पूरा देख लोगे तब आपको ये पता चलेगा कि मतलब इसमें काफी सारी चीजें थी जो हमको समझने में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन ने वो चीजें आपके लिए आसान बना दी हैं। तो पूरा वीडियो जब आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ लिया है इसको मैं कभी भूलने नहीं वाला हूं। और जब आप इन तरीके की प्रिपरेशन यहां पर कर लोगे ना तो क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी आ जाएं पेपर में आप उनको आसानी से आंसर कर लेंगे। तो अभी आप क्या करो कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करो, फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा कि इसी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सब भी चीजें आपको करवा दूंगा। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, वो सब चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहां पर हम देखेंगे तो पहली हेडिंग आपको मिलेगी व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, है ना। जो जुडिशरी यहां पर होता है, ठीक है, जैसे जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, उसकी फोटो है ये। तो जो जुडिशरी है उसका रोल क्या है ना, मतलब वो क्या काम करती है इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए क्या हो गया कि जो कोर्ट्स होते हैं, अब कोर्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सभी तरीके की कोर्ट्स की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी हो गया, और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं सब तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर्ट्स का बेसिक यहाँ पर काम क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो इश्यूज हैं, है ना, जो भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोर्ट तक यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर कोर्ट का काम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये लोग अलग अलग तरीके की चीजें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट को यहाँ पर मार नहीं सकता है ना, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हैं जिसमें क्या है कि टीचरों ने बच्चों की बहुत धुलाई करी है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर आप अपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई कोई टीचर जो है वो बच्चों को ज्यादा यहाँ पर जब तक एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो जाए तब तक यहाँ पर उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, जैसे आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता है। ठीक है, मतलब आप सभी को पता है कि कावेरी जो यहाँ पर रिवर है, ठीक है, वो यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी, है ना। और वो ब्रह्मगिरी कौन से स्टेट में है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं दो आंसर आपको दे देता हूँ, दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो गया आपका कर्नाटका, और ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं, ठीक है, वहां से कावेरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, तो वो कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कावेरी रिवर जो है ना, इसके पानी को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु जो है उसको इश्यू होता है, क्योंकि तमिलनाडु में डैम्स वगैरह उतने ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कर्नाटका में क्या है कि इन सब चीजों के ऊपर बहुत काम किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करता है कि भाई किसको कितना पानी मिलना चाहिए, कर्नाटका को तमिलनाडु को कितना पानी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है वो कोर्ट्स के डिसीजन के बाद यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल है ना, जिसने यहाँ पर क्या किया कि कोई क्राइम किया है ना, मान लीजिए कि किसी ने कोई चोरी कर ली है ना, कोर्ट के पास वो केस गया, तो चोरी के जुर्म में जो सामने वाला इंसान है उसको यहाँ पर सजा दी जा सकती है। तो ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर काम होते हैं ये कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर ब्रॉडली हम यहाँ पर देखेंगे, द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, मतलब कि हम अगर थोड़ा सा ब्रॉडली यहाँ पर देखेंगे जुडिशरी का जो काम होता है, अभी तो मैंने एग्जाम्पल्स के तहत आपको समझाया, लेकिन जो जुडिशरी के काम होते हैं ना, इनको हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो हेडिंग्स हैं उनमें हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हेडिंग कौन सी होती हैं, तो आपके एग्जामिनेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया कि जुडिशरी के वर्क को यहाँ पर आप डिफाइन करिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जो भी अलग अलग पैटर्न है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो जुडिशरी का अगर पहला काम आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आई है ना, या कोई डिस्प्यूट है ना, दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, किसी चीज को लेकर डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए, तो अगर वो केस जो है वो कोर्ट तक यहाँ पर पहुंचा तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो न्यू ईयर वाले रिजोल्यूशन की बात नहीं हो रही है ना, कि न्यू ईयर वाले रिजोल्यूशन की बात करने लग गए आप, है ना। रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी चीज को रिजोल्व करना, है ना, मतलब उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये काम यहाँ पर होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम में जो भी अलग अलग तरीके के कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लीगल चीजें होती हैं, सब चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म
फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, है ना। मतलब ये क्या करता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपको एक मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड करेगा जिसमें जो भी अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं, किन के बीच में, सिटीजन्स के बीच में। अब हो सकता है कि मेरे बीच में और मेरे पड़ोसी के बीच में यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो, है ना। तो अगर वो केस यहाँ पर कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनेगी कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करें। फिर उसके बाद है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है कि सरकार की अलग अलग तरीके की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जिनको लेकर प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि भाई मैंने कोई घर बनवाया है ना। अब यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिसको नगर निगम हम कहते हैं, या और आसान शब्दों में अगर हम समझेंगे तो जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे गांव में पंचायत होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपने मेयर वगैरह की पोस्ट पूछी होगी ना, तो या उसके बारे में जो है वो आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने कोई घर बनवाया, अब वो बहुत लीगल तरीके से बना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, नगर निगम वाले आए, उन्होंने क्या कर दिया कि मेरा घर वगैरह जो है वो तोड़ दिया, है ना, किसी वजह से। वो कह रहे हैं कि गलत है, ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अब क्या करूंगा मैं उनके खिलाफ जो है वो केस लगाऊंगा। तो कोर्ट में जब यहाँ पर केस जाएगा तो क्या होगा, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो है वो केस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर कोई लॉ यहाँ पर बनाया गया है ना, जिससे जनता यहाँ पर खुश नहीं है सरकार के खिलाफ, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो है वो केस बनेगा, तो वो भी कोर्ट में जाएगा। तो जब नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में जो है वो केस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उस टाइम पीरियड पर भी आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद है बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया, तो कर्नाटका और तमिलनाडु यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब भी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी यहाँ पर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जुडिशरी की, कि उस प्रॉब्लम को यहाँ पर रिजॉल्व करें। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पर क्या है कि डिस्प्यूट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर क्या है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ाया था, तो आप देखोगे कि रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहां पर किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, वहां पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं हो पाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ज्यादा आ जाएंगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे तो हमारे स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक केस यहां पर बन रहा है। अब ये केस कहां पर जाएगा, या आपको कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात, हम अगर यहां पर देखें तो जो कोर्ट होता है वो क्या करता है कि अलग अलग तरीके के जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करवाएगा। अब जो डिस्प्यूट हो सकता है वो किसके किसके बीच में हो सकता है, दो नागरिकों के बीच में हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरे पड़ोसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ हो सकता है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, जैसे केरला और तमिलनाडु वाला एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी इशू हो सकते हैं। तो ये जितने भी अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, इनका सॉल्यूशन का जो काम होगा वो कौन करेगा, वो करेगा आपका जुडिशरी। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तहत ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को जो है वो जरूर मेंशन करना। ठीक है, अगला जो काम हम देखेंगे जुडिशरी का वो है जुडिशियल रिव्यू, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेंगे कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ना, वर्क नहीं पूछेंगे। ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution। अब इसमें क्या है, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर समझाई गई हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो बहुत वेग हैं, है ना। वेग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्टली वो वैसा नहीं लिखा हुआ है जैसा हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दोनों के पास यहाँ पर ये अथॉरिटी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ यहाँ पर लिखी गई है और उसको समझने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में कि भाई देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर होती कौन है, तो वो अगर आप देखेंगे तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। मतलब कि जो फाइनल अथॉरिटी है जो चीज़ों का डिसीजन यहाँ पर लेगी, चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड करेगी, वो यहाँ पर क्या है, वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐसी है ना, या कोई पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून यहाँ पर पास किया है
जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारा घर होता है ना, घर का फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन रहेगा। फाउंडेशन में क्या होता है कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, फाउंडेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी कर सकते हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक फाउंडेशन है। अब उसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके कुछ यहाँ पर ये हैं कि प्रिंसिपल्स, जिसको हम प्रिंसिपल्स यहाँ पर कहते हैं। तो अगर क्या होगा कि अगर हम कुछ चेंजेस ऐसे कर रहे हैं कि बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फाउंडेशन जिसके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा गया है उसमें ही चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप चेंजेस करते हो, है ना, या कोई भी कानून अगर आप यहाँ पर बनाते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है उसको यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, किस चीज का एग्जांपल देना है मुझे देना है एग्जांपल NJAC, है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपके स्कूल वाले भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है कि वो एक कोलिजियम सिस्टम के तहत होता है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर क्या है, किस तरीके से है, उसकी छोटी सी डिटेल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है ना, इसमें कुछ जजेस का ग्रुप होता है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि नाम जो है ना उनको रिकमेंड करते हैं, है ना, कि भाई ये नाम हमने रिकमेंड किए हैं, और सरकार को बोलते हैं कि आप इन लोगों को जो है वो जजेस के रूप में यहाँ पर अपॉइंट कर दो। तो कई लोगों को यहाँ पर ये लग गया कि भाई कोलिजियम सिस्टम में जो भी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं, है ना, वो क्या है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस बेसिस पे जजेस जो है वो दूसरे जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो सरकार ने यहाँ पर ये सोचा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, इसको हम क्या करते हैं कि लेकर आते हैं और ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर NJAC में ये है कि हमें एक चीज यहाँ पर यह पता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें ना किसी जो भी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या करेंगे लोग, अपनी जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होते हैं अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, उस चीज को यूज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये चीज पहुंची कि भाई NJAC को हम लेकर आना चाहते हैं, कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि अगर NJAC यहाँ पर आएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर वायलेट होगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि NJAC में जो सरकार के लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर सरकार के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम होगी। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हम यहाँ पर करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो गया कि ये क्लियर कट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सरकार लेकर आई थी, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब इसको बोल दिया कि भाई इसका कोई भी जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बिल्कुल रद्द करते हैं, आप इस तरीके की कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कानून बनाया गया है ना, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी को वॉयलेशन हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर वॉयलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में भी क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उसकी बात जो है वो ज्यादा मानी जाएगी। तो अगर उसने रिव्यू यहाँ पर किया और उसको ये लगता है कि भाई इससे कानून के जो भी यहाँ पर चीजें हैं अलग अलग तरीके की वो वॉयलेट यहाँ पर हो रही हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा या उसको रद्द कर दिया जाएगा कि भाई इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने की बात करी गई है या कोई दूसरी चीज, वो सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो ऐसी जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, है ना। जैसे हम कुछ पढ़ लेते हैं, कोई नोट्स बना लेते हैं तो उसको रिव्यू करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू में यही होगा कि जुडिशरी यहाँ पर क्या करेगी कि जो भी कानून यहाँ पर बनाए गए हैं उनको रिव्यू करके वो ये देखेगी कि इससे किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो वॉयलेट नहीं हो रहा है। अगर वो वॉल्यूशन यहाँ पर होगा तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि उसको नल एंड वॉइड यहाँ पर डिक्लेयर कर दे, है ना। मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है।
तो जुडिशियल रिव्यू का भी जो काम यहां पर होता है वो क्या होता है, वो यहां पर कोर्ट का आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा कि जो फाइनल इंटरप्रिटेशन यहां पर होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम देखेंगे कि किसके पास अथॉरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट हमारे देश में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। तो जुडिशियल रिव्यू अलग से भी पूछा जा सकता है और काम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जुडिशरी के क्या क्या काम होते हैं वो आप बताइए। अगली बात हम यहां पर करेंगे अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अगला जो यहां पर जुडिशरी का काम है वो ये है कि जो भी कानून होता है उसको अपहोल्ड करना, और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको यहां पर क्या करना, इन्फोर्स करना। इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी वो किसके पास है, वो जुडिशरी के पास आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो यहां पर क्या कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जगह पर उनको यहां पर जाने का अधिकार है कि भाई आप यहां पर क्या करोगे कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो यहां पर वॉयलेट हुए हैं, है ना। अगर इक्वलिटी, जैसे फंडामेंटल राइट कितने हैं टोटल, 6, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और यहां पर क्या है एक और राइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत ही अगर आप देखेंगे तो आपको यह अधिकार यहां पर दिया गया है कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहां पर होता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब यहां पर क्या है कि सीक्वेंस, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई केस है तो सबसे पहले वो कहां पर जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर जो डिसीजन मिला है वो सही नहीं मिला है तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट में भी अगर आपको दिक्कत होती तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है ना, कोई केस अगर ऐसा बना जहां पे फंडामेंटल राइट आपके वॉयलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो और आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, मतलब दोनों जगह पर कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस वो डिपेंड करेगा कि आपके घर से पास कौन सा है ना। और अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहां पर है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट जाओ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई हायरार्की वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। किस केस में, जब फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डू रिमेंबर इट। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो क्लास 8th में आ चुके हैं अब आप, है ना, लेकिन क्लास 7th में आपने एक केस पढ़ा होगा। किसका केस था, ये था हकीम शेख का। ठीक है, हकीम शेख जो थे वो यहाँ पर क्या थे, वो एग्रीकल्चरल लेबरर थे, मतलब कि जो किसान वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके खेतों में यहाँ पर ये काम करते थे, तो इनको यहाँ पर बताया जा रहा है एग्रीकल्चरल लेबरर। तो एक बार यहाँ पर क्या हुआ कि ये ट्रेन से जो है वो यहाँ पर सफर कर रहे थे और ये क्या हो गया कि ट्रेन से जो है वो नीचे गिर गए, है ना, चलती ट्रेन से, रनिंग ट्रेन से जो है वो गिर गए, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको बहुत ज्यादा इंजरी वगैरह आ गई। तो अगर कोई इस तरीके का कोई एक्सीडेंट का यहाँ पर शिकार है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो हॉस्पिटल लेकर गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल्स है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम इसको जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे। अभी किसी को जिसको यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस की यहाँ पर जरूरत है उसको अगर आप इस तरीके से डिनाई कर दोगे कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, वो और ज्यादा क्रिएट होगी, है ना। और जिसकी वजह से इनकी जो हकीम शेख जी हैं, इनकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, और भी ज्यादा यहाँ पर खराब होती हुई आपको दिखाई दी। तो अब जब यहाँ पर ये रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि केस बनेगा, है ना। तो केस बना, केस कहाँ गया, केस गया सीधे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, क्योंकि अब यहाँ पर हायरार्की क्यों फॉलो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। कौन से फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 21 में अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 21 में सीधे सीधे बात करी गई है। यहां पर क्या होता है कि राइट टू लाइफ के बारे में बात की गई, मतलब जीने के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है, इसलिए केस कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस किसको बनाया, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को बताया, बोला कि भाई देखिए जीने का अधिकार तो तब यहां पर होगा जब लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, राइट टू हेल्थ यहां पर मिलेगा। अगर उनको मेडिकल फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल नहीं होगी, या आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल जो फैसिलिटीज है उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इनको एडमिशन नहीं देंगे, है ना, या इनका इलाज नहीं करेंगे, तो राइट टू लाइफ को आप इंश्योर कर पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन यहां पर किया कि भाई देखो आर्टिकल 21 में जो चीजें मेंशन करी गई इसका मीनिंग यहां पर क्या हुआ। तो मीनिंग में इन्होंने यहां पर ये देखा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी अगर आप देखोगे तो राइट टू हेल्थ जो है वो यहां पर क्या है कि एक फंडामेंटल राइट है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के तहत।
और इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बात आपको यह समझ में आ रही है कि जब राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, तो इसका मतलब यह हुआ कि हकीम शेख जो यहां पर है उनको हॉस्पिटल में एडमिशन ना देना फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहां पर प्रूव कर दिया। और इसी से बेसिस में क्या है, ये जो राइट टू हेल्थ यहां पर है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट यहां पर करेगा, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की यहां पर होगी। तो राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, हकीम शेख के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ। इट देयरफॉर डायरेक्टेड, और इसी वजह से यहां पर एक डायरेक्शन निकल कर आई कि वेस्ट बंगाल जो यहां पर गवर्नमेंट है ना, मतलब कि राज्य सरकार की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उनको यहां पर ये बोला कि टू पे हिम कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो भी यहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी उसको यहां पर क्या बोला गया कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब यहां पर क्या है कि ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। जो भी यहां पर हॉस्पिटल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राज्य सरकार की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि यहां पर क्या है कि उनके राज्य में ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है, इसलिए उनको बोला गया कि इनको जो है वो कंपनसेशन दीजिए, जो इनको लॉस यहां पर हुआ है उसका कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में मुआवजा यहां पर कहते हैं, तो वो प्रोवाइड करना है। और साथ ही साथ उनको ये भी इंस्ट्रक्शन यहां पर दी गई कि आपको एक ब्लूप्रिंट मतलब आपको प्लान बनाना पड़ेगा किसके बारे में, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर को हम क्या बोलते हैं, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसका एक ब्लूप्रिंट यहां पर बनाना पड़ेगा। और स्पेशली उस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन यहां पर होती है, ठीक है, जैसे हकीम शेख के केस में क्या इमरजेंसी है ना, वो ट्रेन से यहां पर गिर गए थे, तो ये क्या है कि ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। तो ऐसे केस में उनको यहां पर क्या करना है कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मतलब कि हॉस्पिटल्स जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे, उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर केस है, अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके के केस आते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके के केस के बेसिस पे जो है वो जजमेंट को यहां पर सेव किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक केस यहां पर है जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती जो है वो केरला के थे, तो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस यहां पर था, उसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल जो यहां पर होते हैं ना, जिसमें आप यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती केस में निकल कर सामने आया। उसी तरीके से ये जो चीज यहां पर निकल कर आई, इस केस का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। इस केस का नाम क्या था, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। तो इस केस में क्या जजमेंट आया था, इस केस में जजमेंट आया था कि भाई जो यहां पर आपको ये पर्सन देखने को मिलेंगे जिनका नाम है हकीम शेख, इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसी केस में राइट टू फूड जो है, राइट टू फूड नहीं राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपको एक पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था ये पूरा का पूरा केस, और इसलिए मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि इसमें मैंने आपको समझाया कि रोल ऑफ जुडिशरी में अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट का यहां पर जो है इन्फोर्समेंट आपको देखने को मिला। अब यहां पर हम जो पूरे के पूरे काम थे, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, वो मैंने आपको 3 पॉइंट यहां पर समझाए। और ये तीनों पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट यहां पर दिए गए थे, है ना, उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें यहां पर डिस्कस करी गई थी, वो सब चीजें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहां पर बता दी हैं। तो आप अगर बुक वगैरह में भी देख रहे होगे तो सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम यहां पर बात करेंगे, हमारा जो अगला हेडिंग है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी यहां पर है उसका मतलब यहां पर क्या होता है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, होता क्या है ये। अगर आपको यहां पर ये बोला जाए कि एक सिचुएशन आप यहां पर इमेजिन करिए जहां पर क्या है कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है ना, जिसके पास, ठीक है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, पैसा है, पावर है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, वैसे टाइप की जो सिचुएशन है ना, तो वैसे एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और उसने यहां पर क्या किया कि हैज इनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, है ना, मतलब एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने क्या किया कि आपकी जो फैमिली की यहां पर एक लैंड है ना, जैसे जमीन होता है ना सबका, तो मेरी फैमिली का भाई क्या था, एक जमीन था, उसको यहां पर क्या किया कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो एक दिन आया, उसने मेरी धुनाई लगाई, ठीक है, स्मैक लगा दिया, ठीक है, पकड़ के सीधे पटक दिया चौक स्लैम, और उसके बाद यहां पर क्या बोला कि ये जो तुम्हारा ये लैंड है फैमिली का, ये आज से हमारा है, और उसने क्या कर दिया कि उसने अपना जो स्टैच्यू है वो वहां पर बना दिया, है ना, मतलब जबरदस्ती करके मेरी जो लैंड थी जो लीगली मुझे बिलोंग करती थी, वो यहां पर क्या हुआ कि वो खुद लेकर चले गए। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं आज के टाइम पीरियड पर कितने हैं, टोटल 6 हैं, है ना, लेकिन पहले 7 होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन अब उसको यहां पर फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है।
वो अब क्या है कि वो एक केवल लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट अभी टोटल कितने 6 हैं, लेकिन पहले कितने हुआ करते थे, पहले टोटल यहां पर 7 होते थे। इंक्रोचमेंट का मतलब यहां पर क्या होता है, इंक्रोचमेंट मतलब होता है कब्जा करना, है ना, अवैध रूप से यहां पर कब्जा करना। तो क्योंकि वो पावरफुल पॉलिटिशियन था, उसने मेरी जमीन को यहां पर कब्जा कर लिया। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द जज फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर उस टाइम पीरियड पर जुडिशियल जो सिस्टम यहां पर था, है ना, जिसमें यहां पर क्या था कि पॉलिटिशियन, मतलब मान लीजिए जैसे आज के टाइम पीरियड पर तो पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है अपॉइंटमेंट वगैरह में, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि जुडिशियल सिस्टम में जो भी जजेस वगैरह होते, उनका अपॉइंटमेंट और उनको डिसमिस करना, ये सब किसके हाथ में होता, ये जुडिशियल सिस्टम के हाथ में जो है वो पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व होते, है ना, कि पॉलिटिशियन अपने हिसाब से किसी भी जज को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी को भी हटा दे रहे हैं। When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये केस आप यहाँ पर ये किया कि भाई ये तो गलत रूप से पॉलिटिशियन ने मेरी लैंड जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किया, कब्जा किया है, तो आप इस केस को कहाँ लेकर गए, आप इस केस को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी जो भी कोर्ट है वहां पर लेकर गए आप। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है कि जुडिशियल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो रहा है, ये एक इमेजिन करने की सिचुएशन बता रहा हूं मैं, है ना, वैसे पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं होता है अपॉइंटमेंट में, लेकिन अगर मान लीजिए कि पॉलिटिशियन है, वो पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसको पता है कि आप केस जो है वो कोर्ट लेकर आओगे, तो उसने क्या कर दिया, अपने हिसाब से कुछ जजेस को जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो अब आपको क्लियरली यहां पर ये पता है कि यहां पर जो जज होने वाले वो किसको यहां पर सपोर्ट करेंगे, वो पॉलिटिशियन को सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरीके की जो पार्शियलिटी होती है वो यहां पर ना हो। अगर पार्शियलिटी यहां पर हो रही है तब तो आप ये मान लीजिए कि सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। द कंट्रोल that the politician hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision। अब क्योंकि यहां पर क्या है कि जज ने जो अपॉइंटमेंट यहां पर हुआ है वो पॉलिटिशियन ने किया है, या आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन का जो इन्फ्लुएंस है वो जज के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में जो है वो ये सोच सकते हो क्या कि वो आपको एक इंडिपेंडेंट डिसीजन देगा कि भाई वो लैंड आपको बिलोंग करती है तो आपके फेवर में हो जाएगा, या वो पॉलिटिशियन को बिलोंग करती है तो पॉलिटिशियन के फेवर में हो जाएगा? जब तक जज यहां पर न्यूट्रल नहीं रहेगा, है ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक यहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट जो डिसीजन है उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। सीधी बात यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं जज हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई मैं इस वाली पार्टी को भी सही तरीके से सुनूं, सामने वाली पार्टी को भी सही तरीके से सुनूं, जो भी एविडेंसेस मेरे सामने यहां पर आते हैं उनको ध्यान में रखकर मैं निर्णय दूं। यहां पर पावरफुल पॉलिटिशियन है, यहां पर कोई भी खड़ा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरे सामने एविडेंसेस यहां पर आएंगे उनके बेसिस पे मुझे यहां पर क्या करना है कि डिसीजन जो है वो यहां पर देना है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन यहां पर क्या है कि पावरफुल है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर वो पॉलिटिशियन पावरफुल हैं, अगर वो जजेस को यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी कि पार्शियलिटी यहां पर नहीं होगी और आप केस जीतते हुए दिखाई दोगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। और यहां पर क्या है कि अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में मैं यहां पर चीख कर आपको बता रहा हूं, है ना, वो हो नहीं रहा है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन यहां पर होगा वो किसके डिसीजन किसकी तरफ जाएगा, वो पॉलिटिशियन को फेवर करता हुआ आपको डिसीजन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए क्या होता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कि भाई वो जो भी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, कोई भी कितने भी पावरफुल हो, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस यहां पर होगा तो फिर क्या होगी कि आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया trying to influence the judicial process, the Indian constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary। सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि जुडिशरी को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए, जो जजेस वगैरह हैं, है ना, उनको अपने पावर में जो है वो जकड़ कर रखा जाए। इस तरीके से लोग यहाँ पर सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्या किया गया है, हमने जो है वो अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करी है ना, कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि जो बाकी की ब्रांच है, बाकी के ऑर्गन्स हैं, वो जुडिशरी को किसी भी तरीके से यहां पर कोई भी नुकसान यहां पर ना पहुंचा पाए। और अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। फिर को कैसी प्रॉब्लम होगी आप ये देख सकते हैं कि जिसकी पावर ज्यादा रहेगी, जजेस क्या करेंगे, उनके फेवर में जो है वो रिजल्ट यहां पर सुनाएंगे। तो आम जनता जो है उसको यहां पर क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। तो फिर ऐसी जुडिशरी का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बात की बिल्कुल यहां पर जानकारी थी कि भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो यहां पर क्रिएट हो सकती है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहां पर क्या करें कि जो जुडिशरी है उसको यहां पर इंडिपेंडेंट रखे, ताकि कोई इसमें इन्फ्लुएंस ना करे, किसी का कोई प्रेशर टेक्निक जो है वो यहां पर काम ना करे। और जजेस के सामने जो भी यहां पर केस आता है
उसमें जो उनके पास एविडेंसेस यहां पर मिलते हैं उनके बेसिस पे क्या करें, वो डिसीजन जो है वो अपना यहां पर सुनाएं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस जो है वो जुडिशरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, जैसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करी ना, कि एक ब्रांच होगी जो कानून बनाएगा, एक ब्रांच होगी जो यहाँ पर कानून को इंप्लीमेंट करेगा, और तीसरी ब्रांच जो होगी वो यहाँ पर क्या होगा, वो ये देखेगा कि जो कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर में तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया था कि पावर को सेपरेट कर दिया था। चाहते तो भाई क्या होते कि कुछ लोग ही होते है ना जो यहाँ पर लॉ भी बना रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, जुडिशरी भी वही वाला संभाल रहे हैं हिसाब किताब, लेकिन ऐसा किया नहीं ना हमने क्या किया कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ पर अलग अलग कर दिया। तो इसीलिए क्या है कि जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है ना, जो लेजिस्लेचर है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी जुडिशरी में जो है, जुडिशरी का जो काम होगा उसमें ये लोग इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर जुडिशरी के काम में भी ये इंटरफेयर करने लग गए और जुडिशरी उसके हिसाब से यहाँ पर काम करने लग गई जैसा पॉलिटिशियन चाह रहे हैं, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ब्रांच यहाँ पर चाह रही है, तो लोगों का फिर क्या होगा कि जुडिशियल जो यहाँ पर आज इतना विश्वास लोगों का कोर्ट के ऊपर देखने को मिलता है, वो विश्वास जो है वो पूर्णतः यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, मतलब कि जो सरकार होती है ना उसके अंतर्गत आपको जो है वो कोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और कोर्ट के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई जैसा गवर्नमेंट चाहेंगी वैसा आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। कोर्ट के सामने एविडेंसेस होंगे, एविडेंसेस के बेसिस पे उनको यहाँ पर डिसीजन लेने हैं, भले वो सरकार के खिलाफ हो, सरकार के फेवर में हो, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन एविडेंसेस के बेसिस पे लोगों की बात सुनकर ही यहाँ पर जुडिशरी जो है वो अपना डिसीजन लेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से कैसे किया। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट all judges in the high court as well as the supreme court are appointed with very little interference from these courts of branches of government। ठीक है, सिंपल सी बात वही मैंने आपको बताई कि अगर हमें इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर इंश्योर करनी है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस का हो, उसमें यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो दूसरी ब्रांचेस हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव ब्रांच हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, उनका इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। एंड दैट इज वाई जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है ना, वो यहाँ पर क्या हो कि उसमें कुछ जो गवर्नमेंट के लोग हैं जैसे लॉ मिनिस्टर वगैरह वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एनजेएसी जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई गई है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो किस तरीके से यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो दूसरी ऑर्गन वाले लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोलिजियम सिस्टम में ना अंदर ही डिस्कशन क्या होता है, किस बेसिस पे आप यहाँ पर जजेस को जो है वो बोलते हो कि इनको हाई कोर्ट में अपॉइंट कर लो, इनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर लो। तो उसमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि कई लोगों का मानना ये होता है कि मतलब ये लोग तो अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पर लेते होंगे। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है वो जरूरी है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो मीटिंग होती है वो क्लोज डोर में यहाँ पर होती है ना। अब उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, किसको आपने मौका दिया, किसको आपने मौका नहीं दिया, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो कोलिजियम सिस्टम है जिसके बेसिस पे आज के टाइम पीरियड पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, लोग थोड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम को काम करना चाहिए कि थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब भी इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करेंगे है ना, इंडिपेंडेंस में जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको इंश्योर करने के लिए हमने कौन कौन से जो प्रोविजन है वो यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, जैसे अगर प्रोविजंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ पर क्या है कि उसमें बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनका इंटरफेरेंस आपको कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस है ना, मतलब ऑफिस में अगर आप इनको अपॉइंट कर देते हो तो ये बहुत बुरा काम, मतलब बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर काम होता है कि आप किसी जज को यहाँ पर हटा सकते हो है ना। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को जो है वो यहाँ पर रिमूव किया हो, क्योंकि वो प्रोसीजर जो है वो काफी डिफिकल्ट आपको देखने को मिलती है। सो इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज अ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है ना, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, उसका यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंट्रल रोल यहाँ पर एक प्ले करती है, ताकि यहाँ पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर की पावर है, जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, वो अपनी पावर का मिसयूज यहाँ पर ना कर सके, है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि अगर जुडिशरी भी इनसे मिल जाएंगे तो फिर तो क्या है कि जो सरकार यहाँ पर चल रही है वो कोई भी कानून बना देंगे, है ना। वो एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ भी इंप्लीमेंट यहाँ पर करने लगेंगे। तो उनको क्रॉस चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना कि वॉट एवर यू आर डूइंग, उसका जो पर्पस है वो सही है या नहीं है, आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इन सब चीजों को इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है वो किसकी होती है, वो जुडिशरी की आपको देखने को मिलती है। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जुडिशरी का जो रोल होता है वो एक सेंट्रल रोल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये एक क्रूशियल रोल और यहाँ पर प्ले करता हुआ दिखाई देगा इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस, ठीक है। जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन भी करेगा, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन किसी भी तरीके से यहाँ पर हुआ है तो आप वहां पर अप्रोच करिए और वो लोग जो भी यहाँ पर आपका सॉल्यूशन वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो होना बहुत जरूरी है, और तभी हम क्या करेंगे कि लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गई ब्रांच, तो ये लोग क्या करेंगे कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अपनी तरफ से कोई कानून बना दिया। हमको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी कानून वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पर क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से हो और उससे किसी भी तरीके का जो वॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। आई होप जितना भी डिस्कशन मैंने अभी तक आपके साथ किया है वो सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता क्या है और उसकी आवश्यकता यहाँ पर क्यों है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले वाला जो सेगमेंट मैंने यहाँ पर आपको समझाया उसमें मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि भाई जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, और जब मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता हूं तो वो होती क्या है। तो ये दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है भाई। चलो अब अगला हेडिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगली हेडिंग में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, है ना। भारत में जो कोर्ट्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप लोग ना अपनी बुक के साथ जो है वो मैच करते हुए चलना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चैप्टर में हम कहाँ पर कौन सी चीज लिखी हुई है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप वीडियो अकेला देख लोगे, बुक में मैच नहीं करोगे, तो फिर आप अगर बाद में बुक देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए बुक्स जो है वो अपने साथ हमेशा यहाँ पर रखो ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आती रहें। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या है कि 3 लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स जो है हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, और सबसे ऊपर जो है ये आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका लेवल 1, ये हो गया आपका लेवल 2 और ये हो गया आपका लेवल 3। अगर आप उल्टा लिखोगे तो लेवल 1, 2, 3 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी हो, मुझे आपको ये बताना है कि 3 लेवल्स जो हैं कोर्ट्स के हमारे देश में होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कोर्ट्स हैं लोअर लेवल पर, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य का एक होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, ये क्या हो सकते हैं, ये सेवरल यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे कोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपके शहर में भी हो सकता है, आप किसी अपने राज्य के दूसरे शहर में जाओगे वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब काफी सारे कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल while there is only one at the apex level, ठीक है। मतलब apex level मतलब होता है हाईएस्ट कोर्ट। तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई हमारे देश में जो एपेक्स कोर्ट है उसका नाम बताओ, है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो याद रखना है एपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको मार्किंग क्या करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट लिखना पड़ता है। तो कभी बार तो क्या होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं ना तो उसको हम एपेक्स कोर्ट भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, वो सुप्रीम कोर्ट है। The courts that most people interact with are what are called subordinate और district courts, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों का जो इंटरेक्शन यहाँ पर कोर्ट्स के साथ होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट में ही पहुंच गए, है ना, या सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गए। ज्यादातर लोगों का जो इंटरेक्शन कोर्ट्स वगैरह में अगर आप देखोगे ना तो वो कहां पर होता है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम क्या कहते हैं कि हम इसको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो भी यहाँ पर कह सकते हैं। ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे ना तो उनके केस वगैरह, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेटेड है। सबसे पहले अगर आपका कोई केस होगा अदर देन वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो कहां से स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट से। यहां से फिर डिसीजन मिलेगा
यहां पर अगर आप खुश नहीं हो तो फिर अपील करोगे, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। समझ गए आप? तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है जो यहां पर फॉलो किया जाता है। तो ज्यादातर लोगों का जो इंटरेक्शन यहां पर होगा वो कहां पर होगा, सबऑर्डिनेट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे, मतलब वहां पर ये लोग काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं, वहां पर लोगों के केस वगैरह जो है वो ज्यादा होते हैं। सो दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे गांव होते हैं, गांव से मिलकर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तहसील बनती है, और कई सारी जो तहसील होती हैं उनसे मिलकर आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, तहसील मतलब होता है तहसील, ठीक है। लेवल और इन टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि वैरायटी ऑफ अलग अलग तरीके के केसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे के सारे केसेस जो है उनकी शुरुआत कहां से होती है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा सेशन कोर्ट वगैरह भी, तो ये सब आपको लोअर लेवल पर ही अलग अलग नाम से कोर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग यहीं पर जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे, उनमें से कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे देखने को मिलेंगे। तो वो हायरार्की है जो यहाँ पर मेंटेन आपको देखने को मिलेगी। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। क्या होता है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर स्टेट होता है वो यहाँ पर क्या किया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, और इसमें यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसको एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो यहाँ पर प्रिसाइड करता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। आप किस स्टेट के हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और आपके राज्य में कितने जिले हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं कि हर जो भी स्टेट यहाँ पर होता है, राज्य होता है, वो जिलों में डिवाइडेड होता है, और सभी मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे 52 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हर जिले में आपको एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो देखने को मिलता है। और सभी स्टेट में क्या होता है कि एक हाई कोर्ट होता है विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ऑल दी स्टेट। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि जैसे एमपी है, एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 52 आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और 52 ही आपको डिस्ट्रिक्ट जज देखने को मिलेंगे। मतलब एक कोर्ट का एक जज होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है कि सभी स्टेट का जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट जो है वो उस स्टेट का जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। उसकी 2 बेंच आपको कहां पर देखने को मिलेगी, उसकी 2 बेंच हैं, एक यहां पर आपको इंदौर में देखने को मिलती है, और एक जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है। अभी यहां पर ये प्लानिंग चल रही है कि एक बेंच जो है वो भोपाल में ओपन किया जाएगा। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भोपाल में नहीं है, वो कहां पर है, वो जबलपुर में है। और उसकी जो 2 बेंच है वो कहां पर है, एक आपको मिलेगा इंदौर में और एक मिलेगा ग्वालियर में, और एक नई बेंच की बात की जा रही है कि भाई वो मध्य प्रदेश में यहाँ पर ओपन की जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर हो, वो आपको जो है वो केवल राजधानी में ही देखने को मिले, है ना। जैसे अगर आप राजस्थान का हाई कोर्ट देखोगे तो वो जयपुर में नहीं है, वो कहां पर है, जोधपुर में है। इसी तरीके से उड़ीसा का अगर आप हाई कोर्ट देखोगे तो भुवनेश्वर में नहीं है, वो कटक में है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गड़बड़ नहीं करो आप, है ना। सो दूसरी बात, एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां पर होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसका जो प्रिसाइड करते हैं, मतलब इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जैसे जब मैं ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस टाइम पीरियड पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस एन.वी. रमन, ठीक है। एन.वी. रमन जो हैं वो आपको यहाँ पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। तो जब आप इस सेशन को देख रहे हो तब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है। ये मतलब कोर्ट नहीं है ना, कि सुप्रीम कोर्ट आप समझने लग गए। सुप्रीम कोर्ट की जो फोटो थी ना वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कि द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन यहाँ पर लिया है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो सभी के सभी कोर्ट जो है उनके ऊपर क्या होगा कि डिसीजन यहाँ पर निकल कर आएगा, मतलब उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी नियम बता दिया है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि बाकी सब लोगों पर ये एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने वो शेख वाला आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना, कौन सा एग्जाम्पल भाई, अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, हकीम शेख। तो हकीम शेख के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो राइट टू हेल्थ है, ठीक है, वो यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है।
तो अब इसकी जो है वो दोबारा इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, है ना। बस इसमें आपको क्या करना है कि अगर हाई कोर्ट में या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो बस इनको क्या बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पर्टिकुलर केस में ये बात यहाँ पर बोली थी, तो उसको बेसिस बनाकर हम ये निर्णय यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई भी अगर यहाँ पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिया है, तो जो बाकी के कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कोई भी हो, सब लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि उनको बाइंडिंग होता है, मतलब वो आपको मानना पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये आएगा कि सर जैसे मान लीजिए कि ये जो जितने भी अलग अलग लेवल पर आपको ये कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं क्या, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इंटीग्रेटेड यहाँ पर कोर्ट्स हैं, सो क्या इनके बीच में इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है क्या, तो इसका आंसर है यस दे आर। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट लेवल पर आपको कोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछेंगे तो आप ये बताएंगे कि हाँ भाई ये आपस में कनेक्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। याद रखिएगा भारत में क्या है कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन यहाँ पर लिया है तो जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है तो हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, सबको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो ये जो पूरी की पूरी अप्रोच होती है, जो सिस्टम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर कहते हैं कि आपस में कनेक्टेड है। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि एक ही तरीके का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, फिर वो हाई कोर्ट में गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है, तो उसमें अलग अलग तरीके के निर्णय यहाँ पर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया तो बाकी सब लोगों के ऊपर बाइंडिंग है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, जो ये इंटीग्रेटेड मैं आपको जुडिशियल सिस्टम बता रहा हूँ, इसको समझने का एक और तरीका यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा अपीलेट जो यहाँ पर सिस्टम है इसको यहाँ पर समझ लो। तो अपीलेट जो यहाँ पर सिस्टम होता है ये भी आपको इंडिया में देखने को मिलता है। अब अपीलेट सिस्टम जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन या थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, है ना। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई केस था, मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन यहाँ पर सुनाया मुझे लगता है कि वो गलत है ना। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि वो जो डिसीजन है उसको यहाँ पर उठाकर सीधे हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, है ना। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ तो मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, खुश हो गया तो ठीक है, कोई बात ही नहीं। अगर नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। फंडामेंटल राइट का जब अगर कोई वॉल्यूशन यहाँ पर होगा तो आप क्या करोगे, या तो हाई कोर्ट में जाओगे या तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इसमें आपको ये हायरार्की जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अपीलेट सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अपील, अगर आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो आपको डिसीजन यहाँ पर सुनाया है आप उससे खुश नहीं हो, आपको लगता है कि गलत हुआ है, तो आप उससे ऊपर वाला जो जुडिशरी यहाँ पर होगी उसको जो है वो यहाँ पर अपील कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको ना ये जो अपीलेट सिस्टम है इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाऊंगा, है ना। मतलब मैं एक केस यहाँ पर लूंगा, उस केस का नाम क्या है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985, है ना। अब इसमें ये मत बोलना कि सर दिल्ली तो जो है वो यहाँ पर क्या है कि यूनियन टेरिटरी है ना, तो हम उसको स्टेट क्यों लिख रहे हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर बता चुका हूँ कि स्टेट में क्या है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब चीजें जो भी जहां पर सरकार का रूल आपको देखने को मिलेगा वो सब चीजें यहाँ पर होती है। तो केस कौन सा है, केस है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985। 1985 का केस आपको देखने को मिल रहा है। उस टाइम पीरियड पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्री राजीव गांधी। तो याद रखिएगा स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985। क्या होता है कि जो भी केस होता है ना उसको एक नाम दे दिया जाता है, ताकि यहाँ पर क्या है कि नाम के बेसिस पे लोगों को ये पता चले कि भाई इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि श्री केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1985, तो उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसमें ये बोला कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो भी चीजें थी, है ना, इसमें सिंपल सी बात ये बताई गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ये केस भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो केस था ना कि कौन सा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ये लोअर कोर्ट में स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, है ना। मतलब लोअर कोर्ट हो गया, उसके ऊपर आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि इसने तीनों जो यहाँ पर आपको लेवल्स थे उसको यहाँ पर टच किया था। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज यहाँ पर आपको समझाई गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 1980, है ना, 1980, ठीक है। मतलब आज से कई साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है। लक्ष्मण कुमार ने यहाँ पर क्या करी थी, लक्ष्मण कुमार ने यहाँ पर शादी करी थी किसके साथ, सुधा गोयल के साथ।
सुधा गोयल जो है वो 20 साल की थी और वो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि एक फ्लैट था उनका दिल्ली में, वहां पर रहते थे, जिसमें लक्ष्मण का भाई और उसकी फैमिली विद लक्ष्मण्स ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है, मतलब ये लोग फैमिली के साथ यहाँ पर जो है वो फ्लैट था इनका दिल्ली में, वहां पर रहते थे। तो ये फरवरी 1980 की बात यहाँ पर हो रही है। 2 दिसंबर 1980 को यहाँ पर क्या होता है कि सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू द बर्न्स, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो यहाँ पर डेथ है वो यहाँ पर हो जाती है, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि ये जल गई थी और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी मौत यहाँ पर हॉस्पिटल में हो गई। कब? दिसंबर 1980, मतलब फरवरी में यहाँ पर शादी हुई थी और दिसंबर सेम ईयर में ही इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, मतलब इनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया, हम लोग यहाँ पर ससुराल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकी जो रियल मम्मी पापा थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक केस यहाँ पर जो है वो फाइल किया। क्यों? क्योंकि ये जल गई थी, तो इनको ऐसा लगा कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर कई बार आपने ये चीजें सुनी होंगी कि डाउरी वगैरह के चक्कर में जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत परेशान यहाँ पर किया जाता है, इन लॉज के द्वारा बहुत परेशान करते हैं, है ना, और कई बार तो आपने देखा है कि उनको जलाने वगैरह की भी केस जो है वो निकल कर सामने आए। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया कि कोर्ट में जो है केस यहाँ पर लगा दिया। जब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये सबॉर्डिनेट कोर्ट वगैरह होते हैं ना, उन्हीं में से एक ट्रायल कोर्ट भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके जो 4 नेबर्स थे, है ना, पड़ोसी थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया किस रूप में? विटनेस के रूप में, कि आप लोग आइए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप विटनेस हैं, आपने यहाँ पर कुछ देखा है, सुना है, तो आप हमें बताइए। तो जो विटनेस यहाँ पर आए थे उन्होंने ये बताया कि ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1 दिसंबर को यहाँ पर क्या हुआ, दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट। मतलब उसने क्या किया कि सुधा की जो है वो आवाज यहाँ पर सुनी, और जब सुधा की यहाँ पर आवाज उन्होंने यहाँ पर सुनी तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लोग थे, है ना, वो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने सुधा की आवाज यहाँ पर सुनी और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण का जो फ्लैट था उसमें यहाँ पर एंट्री उन्होंने करी, है ना, कि भाई जबरदस्ती चले जाते हैं ना कि यार आवाज कैसे आ रही है, तो उनके फ्लैट में यहाँ पर हुआ। तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि भाई सुधा जो है वो यहाँ पर खड़ी है और उसकी साड़ी में जो है वो आग लग गई है ना। उन्होंने सुधा को देखा और उसको यहाँ पर ये देखा कि भाई यहाँ पर क्या है कि उनकी जो साड़ी है उसमें यहाँ पर आग लग गई है। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट, मतलब उसकी आग को बुझाने की जो है वो यहाँ पर उन्होंने कोशिश करी, ब्लैंकेट वगैरह में जो है उसको यहाँ पर रैप किया जिसकी वजह से आग वगैरह को बुझा सके। सुधा ने यहाँ पर बताया कि हर मदर इन लॉ, ठीक है, शकुंतला, मतलब सुधा की जो यहाँ पर सास थी, ठीक है, मदर इन लॉ मतलब सास, उन्होंने बताया शकुंतला हैड पोर्ट केरोसिन ऑयल हर ऑन हर एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि शकुंतला जो है, जो कि उनकी सास थी सुधा जी की, तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन डाला था और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने जो है वो यहाँ पर आग लगाई थी, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो है वो आग यहाँ पर लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल, है ना, ये सब किसने बताया? ये विटनेस जो है उन्होंने यहाँ पर बताया। ट्रायल के दौरान मेंबर्स ऑफ दी सुधास फैमिलीज एंड अ नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉस। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं सुधा की फैमिली के, है ना, मतलब उनके मायके वाले और साथ ही साथ जो उनके नेबर्स थे उनके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया कि इनके जो यहाँ पर इन लॉस थे, है ना, वो यहाँ पर क्या करते थे, सुधा को टॉर्चर करते थे। एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। मतलब उनके द्वारा यहाँ पर ये कहा जाता था कि ये लोग क्या कर रहे थे कि जब पहले बच्चे का यहाँ पर जन्म होगा तो इनको पैसे चाहिए, स्कूटर चाहिए और फ्रिज चाहिए, मतलब डाउरी की बात यहाँ पर हो रही है ना। शादी हो गई लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि जब पहले बच्चे का जन्म होगा तो आपको और पैसे देने हैं, स्कूटर देना है, फ्रिज देना है, ये सब चीजें आपको देना है। और इस तरीके से सुधा को जो है वो टॉर्चर यहाँ पर किया जाता था एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, ठीक है। अब ये तो क्या है कि ये जो वहां पे जो विटनेसेस थे उन्होंने ये सब चीजें देखी थी, उन्होंने ये बताया, लेकिन अपने डिफेंस में लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क, है ना। मतलब यहाँ पर ये कह रहे कि भाई जो लक्ष्मण और उसकी सास है, मतलब लक्ष्मण और उसकी माता जी, है ना, सुधा की सास लेकिन लक्ष्मण की मम्मी, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया था, ये दूध गर्म कर रही थी तो एकदम से क्या हुआ कि इसकी साड़ी में जो है वो यहाँ पर आग लग गई थी और इस वजह से यहाँ पर हुआ, मतलब ये एक एक्सीडेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, मतलब इसके बेसिस पे और जो भी एविडेंसेस यहाँ पर कोर्ट को लगे, द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई लक्ष्मण, उसकी जो मदर है शकुंतला, और यहाँ पर क्या है कि एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, मतलब जो लक्ष्मण का भाई है, ठीक है, उन सबको तीनों को क्या कर दिया कि मौत की सजा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर सुना दी, है ना। क्यों? क्योंकि सुधा की डेथ हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इन तीनों को जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों को यहाँ पर डेथ दिया गया, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है इनको यहाँ पर मौत की सजा दी गई।
अब यहां पर क्या है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय जो है वो यहां पर आ गया, लेकिन नवंबर 1983 में, है ना, ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन नवंबर 1983 में अगर आप देखेंगे, द 3 accused went to the high court to appeal against this verdict of the trial court। मैंने आपको क्या बताया कि भाई भारतीयों के पास यहां पर ये जो अपेलेट यहां पर जुरिस्डिक्शन है, उसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर आप नीचे वाली कोर्ट से यहां पर खुश नहीं उनके डिसीजन से, तो आप यहां पर ऊपर जा सकते हैं। तो उनकी फैमिली ने यहां पर डिसाइड किया कि अब हमको मौत की सजा मिल गई है भाई साहब, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल खुश नहीं है। तो 1983 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपील कर दिया। कहां पर अपील किया, अपील जो है वो यहां पर हाई कोर्ट में कर दिया, क्योंकि थर्ड लेवल वाला तो कंप्लीट हो गया है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहां पर ट्रायल कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया है। अब अगर इनके डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो कहां पर जाओगे आप हाई कोर्ट में जाओगे। तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट ऑफ ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव, है ना। तो हाई कोर्ट ने तो एकदम ही मतलब रूलिंग ही पलट दिया पूरा का पूरा। उन्होंने यहां पर यह कह दिया कि भाई आप ये कह सकते हैं कि सुधा की जो मौत यहां पर हुई है वो एक एक्सीडेंटल फायर की वजह से हुई है, जो कि केरोसिन वाला एक स्टोव था। जैसे गैस होते हैं ना, वैसे केरोसिन का स्टोव आता था पहले, है ना। आजकल तो लोगों ने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया है, लेकिन केरोसिन के स्टोव में उसकी साड़ी यहां पर जो है वो फंस गई और उसकी वजह से आग लग गई थी। तो एक्सीडेंटल फायर की वजह से उसकी जान गई है, उसकी फैमिली का यहां पर कोई लेना देना नहीं था। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र जो थे उनको यहां पर क्या कर दिया गया, एक्विटेड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया, है ना। ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया था, फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कर दिया, उनको एक्विट कर दिया कि मतलब ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको बाइज्जत जो है वो यहां पर बरी कर दिया जाए। तो ये हाई कोर्ट का निर्णय यहां पर आया। द अबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील, ठीक है, अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब इस तरीके से हो गया तो यहां पर क्या हुआ कि सब लोगों को ये लगने लग गया कि यार ये तो क्या है कि ट्रायल कोर्ट ने बोला कि इनको यहां पर क्या है कि मतलब सजा दीजिए, और हाई कोर्ट में यहां पर क्या हुआ कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो महिलाओं को ये लगा कि महिलाओं की सेफ्टी कैसे हो पाएगी फिर ऐसे अगर कोई, हम यहां पर क्या करेंगे कि क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो होती रही है सोसाइटी में, कोई नई चीज नहीं है जो ये हो रही थी। तो यहां पर क्या हुआ कि डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर यहां पर क्या है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर जो है उनकी मदद से यहां पर क्या किया गया कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट यहां पर था उसके अगेंस्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, जो आप ये कह सकते हैं कि चीजें जो है वो फाइल करी गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अब यहां पर केस पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थर्ड लेवल है, उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद यहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस यहां पर पहुंचा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केस यहां पर सुना, दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब कि जो इसको बाइज्जत बरी किया गया था लक्ष्मण को, उसके भाई को और उसकी माता जी को, तो उसके केस को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गुमेंट ऑफ द लॉयर्स एंड रीच्ड अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट, मतलब उन्होंने यहां पर एक डिसीजन निकाला जो यहां पर क्या था, हाई कोर्ट के डिसीजन से यहां पर अलग था। ट्रायल कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो यहां पर अलग आएगा। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने यहां पर ये बोला कि भाई ये जो लक्ष्मण है और उसकी माता जी जो हैं ये तो पूरी तरीके से अपराधी हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जो इनका यहां पर ब्रदर इन लॉ था सुभाष, है ना, उसको यहां पर क्या बोल दिया कि इसके पास हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, तो इसको यहां पर क्या कर देते हैं हम, इसके पास क्योंकि इनफ एविडेंस यहां पर नहीं है तो उसको बरी कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड देम अक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब कि उनको यहां पर उम्र कैद की यहां पर जो सजा है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सुनाई। समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा केस। मतलब ये यहां पर क्या हुआ कि ये जो ट्रायल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहां से स्टार्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो यहां पर निकलकर सामने आए। बात समझ में आई? तो ये जो पूरी की पूरी चीज होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो चीज होता है ये यहां पर होता है अपेलेट सिस्टम। अपेलेट सिस्टम मतलब ये होता है कि आप अपील कर सकते हो, है ना। अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप अगर यहां पर खुश नहीं है तो आप जो ऊपर वाले कोर्ट्स हैं उनको यहां पर अपील कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। बात समझ में आ गई सबको? कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर अगली बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, है ना। अभी तक हमने यहां पर क्या पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर यहां पर कोर्ट्स क्या है, अपीलेट सिस्टम यहां पर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, है ना, लीगल सिस्टम की, वो यहां पर क्या होती हैं। द अबोव केस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसीडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपको डाउरी डेथ यहां पर देखने को मिला, डाउरी मतलब यहां पर क्या होता है कि शादी ब्याह में जो लड़की वाले कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं वो डाउरी है ना। लेकिन वो क्या है कि वो गिफ्ट को कई लोग ये समझ लेते हैं कि हम इतना पैसा सामने वाले से मांग लें
है ना, कि हम यहाँ पर क्या करें कि हमारा पूरा जीवन जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से बीत जाए, है ना, मतलब भिखारी जैसी हरकतें करने लगते हैं कई लोग, है ना। मतलब इसलिए क्या करना है कि हमें डाउरी वगैरह जो है ना इसको पूर्णतः सोसाइटी से जो है वो समाप्त करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आई, और भविष्य में भी अगर इसी तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी, हम जैसे युवा इस चीज़ के बारे में स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर यही सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। जैसे आपके मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च करके आपको सब चीज़ें कराई, जिसके साथ आपकी शादी होगी उसके मम्मी पापा ने भी उसी तरीके की चीज़ें फेस करी है ना। तो मतलब ये फालतू भीख मांगने से कुछ होता है क्या कि नहीं हमको डाउरी दो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है ना। कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई है तो हमको क्या चाहिए, हमको मर्सिडीज कार चाहिए, हमको फ्लैट चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे मतलब क्या मतलब हुआ तुम्हारे बड़े आदमी बनने का, सरकारी ऑफिसर बनने का, अगर यही हरकतें करनी है आपको तो, ठीक है। तो वो मतलब ये मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्श यहाँ पर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से इसके विरुद्ध हूँ, है ना। मतलब इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं भाई हम तो सर आप गलत बोल रहे हो, हमारा मानना ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम अपना ज्ञान अपने पास रखते हैं ना, सिंपल सी बात है। मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि सोसाइटी में जो एविल्स आपको देखने को मिलती है, जो गलत चीज़ें हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर क्या है कि हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि हम ले लेते हैं डाउरी, बाकी लोग यहाँ पर मना करेंगे तो उससे सुधार नहीं होगा। हम सोसाइटी को सुधारने के लिए चल पड़ते हैं, आगे बढ़ पड़ते हैं, लेकिन हम अपने अंदर सुधार नहीं देखते हैं, है ना। जैसे वो कबीर जी का एक दोहा है, ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला ना मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। तो यही बात होगी कि हम बुरे लोगों को ढूंढने चले गए, लेकिन हमसे ज़्यादा बुरा इंसान जो था वो कोई नहीं था। तो सुधार जो है वो अपने इंसान से जो है वो खुद से होता है। तो अगर हम यहाँ पर स्टैंड लेंगे, इस तरीके की बातें मैं आपको जो है वो बताऊंगा, आप इस वीडियो को देखोगे, 100 लोग देखोगे, 1000 लोग देखोगे, 1000 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी इस मेरी बात को सीरियसली यहाँ पर ले लिया और मेरे साथ वो जुड़ गए इस मुहिम में कि मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इस चीज़ को सोसाइटी से समाप्त करनी है, तो बस मेरा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। आप 10 लोग अगले 100 लोगों को बताओगे, 10 लोग जुड़ गए तो एक चेन बन जाएगी और डेफिनेटली हम इस चीज़ को यहाँ पर सोसाइटी से बाहर कर पाएंगे, ठीक है। डाउरी की वजह से किसी की डेथ हो जाना, है ना, मतलब सोच लो ऊपर जाओगे तो भगवान तुमको ना गरम गरम तेल में तलेंगे भाई साहब, ठीक है, समझ रहे हो, इतना अपराध करोगे आप इस चक्कर में। तो जो सुधा जी के साथ हुआ ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पर दे दिया है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो है प्रॉपर एविडेंस यहाँ पर था, तब उनको यहाँ पर जो है वो गिल्टी पाया गया। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो एबो केस था डाउरी डेथ का, वो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी बोलते हैं, है ना। मतलब समाज में यहाँ पर क्या है कि समाज के अगेंस्ट एक क्राइम आपको देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पर क्या है कि जो क्रिमिनल लॉस हैं उनका वॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्रिमिनल लॉस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल तरीके की एक्टिविटी है ना। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, को यहाँ पर क्या है कि हमने बात की थी वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस में कई लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मर्दाना शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, है ना, मतलब कि वो मैस्कुलाइन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो उनकी वाइफ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन लॉज वगैरह जो मार पिटाई यहाँ पर करते हैं वो किसी के साथ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि जिसकी शादी हुई है ना, वो बहू अपनी सास को यहाँ पर मारे, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि सास और बेटे अपनी बहू को मारे, हर चीज़ पॉसिबल है, हर केस यहाँ पर बनते हैं। तो हमने क्या किया था कि वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो यहाँ पर देखा था कि हमने देखा था कि एक सिविल लॉ था, ठीक है। तो सिविल लॉ जब ये पास किया गया था, ये कब का था, ये 2006 का था। जो आज मैंने आपको केस यहाँ पर पढ़ाया है, ये किसका केस है, ये क्रिमिनल लॉ का केस है। तो अब आपके मन में एक चीज़ ये आ रहा होगा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या है ना। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सर डिफरेंशिएट करो सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ को, तो क्या करेंगे हम, है ना। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये है आपके सामने क्रिमिनल लॉ, ये है आपका सिविल लॉ। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में पता चलेगा। इससे पहले वाला जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस था 2006 में जो पास हुआ था, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो क्या है, वो सिविल लॉ है। जो आज मैंने आपको डाउरी वाला केस यहां पर बताया, ये क्या है, ये क्रिमिनल लॉ है। तो अब इसको देखिए, क्रिमिनल लॉ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डील्स विद कंडक्ट और एक्ट, ठीक है, दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हरासिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। तो मतलब यहां पर क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल लॉ यहां पर होते हैं वो यहां पर किससे डील करते हैं, कंडक्ट और एक्ट से, जिसको यहां पर क्या बोला गया है, जिसको ऑफेंस बोला गया है ना। मतलब इसमें यहां पर क्या होगा, उन चीजों के बारे में बातचीत होती है जिनको ऑफेंस बोला गया है कि भाई ये क्या है, ये एक अपराध है ना। जैसे किसी की चोरी करना, किसी महिला को परेशान करना, ठीक है, कि डाउरी लेकर आओ, मर्डर करना किसी को, ये क्या है कि इनको डिफाइन कर दिया गया है कि ये क्या है, ये ऑफेंस है। सिविल लॉज में अगर आप देखोगे, डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, मतलब अगर आप किसी इंसान के कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को आप किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाते हो, इंजरी पहुंचाते हो, तो वो यहां पर क्या होगा, वो सिविल लॉज होंगे। फॉर एग्जाम्पल
डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, है ना, अगर कोई जमीन वगैरह है, जमीन वगैरह का विवाद यहाँ पर कोई निकल कर आ रहा है किसी चीज को खरीदने में, रेंट मैटर्स हो गया, डाइवोर्स वगैरह वाले जो केसेस वगैरह होते हैं, तो किसी के अधिकार जो है वो अगर यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो सिविल लॉ के तहत देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसको ऑफेंस बोला जा रहा है, तो वो यहाँ पर क्या है, वो क्रिमिनल लॉ है ना। जैसे डाउरी वाला केस यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ था। हमने वहां पर इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो यहाँ पर क्या कौन सा केस था, डोमेस्टिक वायलेंस, उसको ऑफेंस नहीं बताया गया था, इसलिए वो सिविल लॉ की कैटेगरी में आएगा। इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस फाइल्ड इन द कोर्ट, है ना। पहले क्या होगा कि जब क्रिमिनल लॉ यहाँ पर होगा तो पहले एक एफआईआर फाइल करी जाएगी, पुलिस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कोर्ट में जो केस है वो यहाँ पर फाइल किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिविल लॉ में क्या होता है, अ पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली इन अ रेंट मैटर, आइदर द लैंडलॉर्ड और, ठीक है, टेनेंट कैन फाइल अ केस। मतलब यहां पर क्या होता है कि आप जो भी कोर्ट वगैरह होगा ना, उसमें आप क्या करोगे, एक पिटीशन जो है वो फाइल करोगे। जैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने पिटीशन यहाँ पर लगाया था कि भाई जो लोगों के साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको हमको मिटिगेट करना पड़ेगा, उसको हमें रोकना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो देखो लिखा हुआ है कि क्रिमिनल लॉ में अगर कोई मान लीजिए कि गिल्टी यहाँ पर मिलता है ना, कि मतलब भाई उसकी गलती है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी एक्यूज्ड होगा, जिसने अपराध किया हुआ है, उसको जेल भेजा जाएगा, और या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उसको जो भी फाइन वगैरह होगा वो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन वगैरह भी यहाँ पर देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद जब भी सिविल लॉ यहाँ पर होते हैं, तो सिविल लॉ के केस में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि स्पेसिफिक जो भी रिलीफ यहाँ पर है वो यहाँ पर उसकी डिमांड की जा सकती है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लैंडलॉर्ड और जो भी यहाँ पर किराएदार हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड मतलब जो भी आप यहाँ पर मकान मालिक था और उनके बीच में जो यहाँ पर उसका किराएदार था, टेनेंट था, उसके बीच में कोई केस यहाँ पर है, तो कोर्ट यहाँ पर ये कह सकता है कि भाई फ्लैट को जो है वो आप यहाँ पर खाली कर दो और जो भी पेंडिंग यहाँ पर रेंट है उसको यहाँ पर आप पे करो, ठीक है, इस तरीके की बात है। तो देखो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो सिविल लॉ हो सकते हैं ना, वो यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्रिमिनल जो लॉज होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो सोसाइटी के ऊपर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। क्रिमिनल लॉज वो लॉज होते हैं जिसमें यहाँ पर क्या किया है कि इसमें लॉ ने क्या कर दिया है कि कुछ चीज़ों को ऑफेंस यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि मतलब ये चीज़ें यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक अपराध हैं। और इसमें इसकी जो प्रोसीजर होती है वो क्या होगा कि सबसे पहले एक एफआईआर यहाँ पर फाइल की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगी, पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल होगा, और अगर जिसको यहाँ पर पकड़ा गया है, अगर लगता है कि उसने कोई गलती करी है, तो उसको जेल भेजा जाएगा। दूसरी बात, सिविल लॉ में यहाँ पर क्या होगा कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के राइट्स के बारे में बात होती है ना। जैसे लैंड का कोई सेल है उसके बारे में हो सकता है, कोई सामान आपने खरीदा है ना, तो उसके बारे में हो सकता है, रेंट के रिलेटेड यहाँ पर कोई मैटर हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी हमने यहाँ पर बात की थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर हो गया। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पर क्या है कि एफआईआर नहीं करनी होती है, ऐसे केसेस के लिए आप यहाँ पर पिटीशन फाइल करोगे, है ना। जैसे पिछले वाले चैप्टर में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए एक पिटीशन यहाँ पर फाइल करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट में जो है वो यहाँ पर डिस्कशन वगैरह हुआ, उसके बाद वो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था 2005 का 2006 में यहाँ पर पास किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक यहाँ पर रिलीफ हो सकता है, जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई इशू है ना, या रेंट नहीं दे रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या हुआ कि ये पिटीशन यहाँ पर फाइल करी गई, तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कह दिया कि फ्लैट को खाली करना है और जितना भी पैसा बचा हुआ है रेंट वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा आज जो हमने यहाँ पर बात करी ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है ना, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये क्रिमिनल लॉ का वायलेशन यहाँ पर हुआ जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, लीगल सिस्टम यहाँ पर क्या करता है कि सिविल लॉ केसेस को भी देखता है। आपने चैप्टर 4 में देखा था कि हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो सिविल लॉ के तहत आपको देखने को मिला। और आज जो हमने डाउरी वाली चीज यहाँ पर पढ़ी ये क्या है, ये क्रिमिनल लॉ के तहत यहाँ पर पढ़ी। तो डिफरेंस आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डू रिमेंबर इट, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर क्या है, सिविल लॉ में क्या प्रोसीजर है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम की, एक क्रिमिनल लॉ है और एक सिविल लॉ है ना। एग्जाम्पल भी अगर आप देना चाहें तो एग्जाम्पल मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए। आज जो इस चैप्टर में डिस्कस किया क्रिमिनल लॉ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला था वो सिविल लॉ यहाँ पर पास किया गया था। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर दी गई है कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स,
है ना, क्या सभी लोग जो है वो कोर्ट में यहाँ पर जा सकते हैं? अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या है कि ये बताने में जो है वो बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हमारे देश में क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग ना आज तक कभी कोर्ट नहीं गए हैं, है ना, कि मतलब कोर्ट में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, कोई अपराध ही नहीं किया तो कोर्ट क्यों जाएंगे? तो कोर्ट में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको यहाँ पर क्या है कि कोर्ट्स का एक्सेस यहाँ पर नहीं होता है। अब इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे इन प्रिंसिपल, है ना, सिद्धांतिक रूप से अगर हम देखेंगे, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसको कोर्ट नहीं जाने दिया जा सकता, है ना, सभी लोग जो है वो कोर्ट का एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। और ये इस बात को इंप्लाई करता है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, मतलब कि सभी लोगों को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए कोर्ट के माध्यम से, ये बात यहाँ पर इंप्लाई करी जा रही है। द कोर्ट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट, है ना, आपको समझ में आई गया कि फंडामेंटल राइट का अगर प्रोटेक्शन करना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो लोग नहीं होंगे तो शायद हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो प्रोटेक्शन भी यहाँ पर ना हो। तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वो यहाँ पर क्या करें, प्रोटेक्ट करें। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वॉयलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, मतलब कि अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है तो वो कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं और कोर्ट उन चीज़ों को देखेगा, समझेगा, और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है तो आपको उसका जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना, कि सबके लिए कोर्ट है ना, सब लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है ना। किताबों में तो हम अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम उसकी रियलिटी यहाँ पर देखेंगे तो वो एक अलग तरीके से देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब व्यक्ति ऐसे हैं जो कोर्ट वगैरह का एक्सेस उनको आसानी से अवेलेबल नहीं है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कोर्ट का एक्सेस यहाँ पर उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है। लीगल प्रोसीजर जो भी होती हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि दो लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, दो लोगों के पास जाओगे तो आपका पैसा बहुत खर्च होगा, पहला डॉक्टर दूसरा वकील, है ना, ये कहावत है, हमारे पूर्वज जो है इस तरीके की कहावत यहाँ पर कहते थे। तो जो भी लीगल प्रोसीजर यहाँ पर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। जैसे केस चल रहे हैं, है ना, 10-10 साल केस चल रहा है, 15-15 साल केस चल रहा है, जिसने केस लगाया था उसकी डेथ भी हो गई, है ना, फिर पता चले कि उसके 10-15 साल के बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब डिले बहुत होता है ना, पैसा भी बहुत लगता है, बहुत टाइम भी लगता है, और प्रोसीजर में जो है वो डिले भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर क्या है कि हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि जिसको कुछ पता नहीं है ना, जिसको कुछ पढ़ना वगैरह नहीं आता, एजुकेशन नहीं है उसकी लाइफ में, और रोज काम करता है और रोज अपनी फैमिली को खाना खिला पाता है, मतलब डेली वेजेस पे जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, और उससे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके परिवार जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि पैसा भी बहुत लगेगा, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। तो अब वो अपनी जॉब छोड़कर चला जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट में जाना जो है वो उसके लिए एक सपने मात्र का काम है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है, इतना टाइम लगेगा, ऐसे में तो क्या होगा कि उसका परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना, अगर वो जॉब नहीं करेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाता है कि वो कोर्ट वगैरह का एक्सेस यहाँ पर कर पाए। इन रिस्पॉन्स टू दिस, जब कोर्ट ने यहाँ पर ये देखा कि भाई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो हो रही है ना, जिससे गरीब लोग जो हैं वो कोर्ट वगैरह का एक्सेस यहाँ पर नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं ना PIL, आपने कई बार जो है वो PIL का नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको PIL के नाम से जानते हैं। और इसको स्टार्ट करने का इस तरीके का जो मैकेनिज्म यहाँ पर डिवाइस किया गया था, इसका पर्पस यहाँ पर ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर किस बात का एक्सेस हो सके, न्याय का, है ना। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है ना, इससे मतलब कैसे न्याय मिलेगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में सर बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हम यहाँ पर करते हैं तो ये क्या करता है कि ये किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, PIL हाई कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स,
ठीक है, वर बीइंग वायलेटेड, है ना। अब जैसे मेरा राइट यहाँ पर वायलेट हुआ है ना, लेकिन मैं यहाँ पर कोर्ट वगैरह का एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं वो काम करूँ। लेकिन मेरे बिहाफ में कोई भी इंडिविजुअल, है ना, कोई भी एक दूसरा इंसान, जैसे आप हो गए, है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई एनजीओ वगैरह हो गया, तो वो मेरे बिहाफ में क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल जो है वो फाइल कर सकता है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पीआईएल कहाँ फाइल की जा सकती है ना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, या दोनों जगह पर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक एमसीक्यू बन रहा है, तो याद रखिएगा पीआईएल को हम दोनों जगह पर फाइल कर सकते हैं। मतलब मेरा वायलेशन यहाँ पर हुआ है, मुझे न्याय की जरूरत है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं, तो मेरे बिहाफ में क्या है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वो यहां पर क्या कर सकता है कि पीआईएल फाइल कर सकता है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ पीआईएल। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि बहुत आसान बना दिया गया है चीजों को। अगर यहाँ पर क्या करते हो कि अगर आपका कोई इश्यू है ना, तो आप यहाँ पर अगर क्या करोगे, कोई लेटर लिख देते हो या टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम वाला नहीं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम मतलब जो लेटर वगैरह ही होता है, पोस्ट कार्ड वगैरह पे जो लिख के भेजते हो, तो लेटर और टेलीग्राम जो है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर भेज दिया या हाई कोर्ट को आपने भेज दिया, तो उसको भी एक पीआईएल की तरह यहाँ पर माना जा सकता है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर हमने कोशिश ये करी है कि गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर जो जुडिशियल एक्सेस है वो यहाँ पर मिल पाए, उसको न्याय यहाँ पर मिल पाए, है ना। तो हमने पीआईएल भी इंट्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ अगर आप लेटर या टेलीग्राम से भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कोई लेटर वगैरह लिख दोगे, तो उसको भी ये लोग क्या कर सकते हैं कि एक पीआईएल की तरह जो है वो यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इन द अर्ली ईयर्स पीआईएल वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। ठीक है, मतलब शुरुआत के टाइम पीरियड पर जब लोगों ने देखा कि पीआईएल के माध्यम से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया कि भाई हमें यहाँ पर क्या होगा कि यूज टू सिक्योर जस्टिस, ठीक है, ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है, फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस। ठीक है, और मतलब आप ये हो सकता है ना कि जैसे बॉन्डेड लेबर्स मतलब क्या होता है कि जिसको हम बंधवा मजदूरी बोलते हैं हिंदी में, है ना। मतलब आपने क्या कर लिया है कि कुछ लोगों को पकड़ लिया है, उनसे जीवन भर आप काम करा रहे हो, उनको कोई चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हो, वेजेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हो, तो बस उनको बंधवा मजदूरी बना लिया है। कहाँ से आपने इनको जो है वो रेस्क्यू किया है, जो भी इनह्यूमन यहाँ पर वर्क कंडीशंस होती हैं। इनह्यूमन वर्क कंडीशंस मतलब जहाँ पर इंसानी रूप में काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे 8 घंटे का तुम्हारा काम है ना, तो 8 घंटे में क्या होता है कि भाई उसमें आपको लंच वगैरह का भी टाइम होता है, वो देना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन कई जगह पर ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं कि हम आपको इतने टाइम का पैसा दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि हर एक सेकेंड, हर एक मिनट यहाँ पर काम करना है। काम करने की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत खराब होती हैं। तो इनह्यूमन जो यहाँ पर वर्क कंडीशंस हैं, वहाँ से कई सारे जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको हमने रेस्क्यू किया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन द बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट, ठीक है, टर्म वाज कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार में कुछ लोगों को जो है वो जेल में बंद करके रखा गया था, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी को 5 साल की सजा हुई है, तो 5 साल अगर खत्म हो गए तो उनको वहां से रिलीज करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार में जो है ना कुछ लोगों को 5 साल कंप्लीट होने के बाद में भी जेल में बंद करके रखा गया, तो पीआईएल डाली गई। और पीआईएल डालने के बाद जो है वो निर्णय ये लिया गया कि भाई इनका जब यहाँ पर टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है, जब इनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो गई तो इनको रिलीज करो। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट जब लिटिगेशन स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पर यहाँ पर आया था, तो उस टाइम पीरियड पर क्या है कि काफी सारे लोगों को अलग अलग तरीके से जो जस्टिस है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, है ना। बॉन्डेड लेबर्स को रेस्क्यू किया गया, बिहार में जो लोग जमा थे, है ना, जेल में, है ना, उनका जब टाइम पीरियड यहाँ पर खत्म हो गया तो उसके बाद भी उनको रेस्क्यू कराया गया। तो काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिली। और पीआईएल से क्या हुआ कि जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रहा था अभी तक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, उनको भी यहाँ पर एक्सेस मिल पाया। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर करी गई। अच्छा, आपको एक बात ये पता है क्या कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील में क्या होता है भाई, मिड डे मील में जो भी सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं वहां पर बच्चों को खाने के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सो मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या होता है, एक तो सरकारी स्कूल होते हैं और एक यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट के अलावा कुछ जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं जिसमें सरकार कुछ ही रूप में जो है वो मदद करती है। वहां पर क्या होता है कि जो लोगों को ये मिड डे मील मिलता है वो भी किसकी वजह से मिलता है, वो भी एक पीआईएल की वजह से मिलता है ना। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसकी वजह से यहाँ पर ये मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट करी गई थी। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस, है ना। अगर जो साधारण व्यक्ति है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर वो यहाँ पर क्या करता है कि उसको यहाँ पर एक्सेस टू कोर्ट हो पाएगा, तभी यहाँ पर क्या है कि एक्सेस टू जस्टिस मिल पाएगा। मतलब अगर वो कोर्ट में जा पाएगा तभी तो वो न्याय मिल पाएगा ना उसको।
अगर वो कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा तो फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर कोर्ट्स होते हैं उनका यहाँ पर एक्सेस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलती है जिनकी वजह से आपको एक्सेस जो है वो इंश्योर होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं। कोर्ट एक्सरसाइज करता है क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स एंड यू सॉ इन द अबव केस द कोर्ट इंटरप्रिटेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, है ना। जैसे हमने राइट टू हेल्थ को राइट टू लाइफ के केस में देखा, आपने क्लास 7th में शेख साहब का जो केस था वो यहाँ पर पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये मिड डे मील वाली पिटीशन यहाँ पर आई, है ना, कि मिड डे मील यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड भी यहाँ पर आता है ना, मतलब खाने का अधिकार भी जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिड डे मील स्कीम है वो स्कूल्स में यहाँ पर स्टार्ट करी गई। तो इसका पर्पस यहाँ पर ये है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, जो भी अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक राइट है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत राइट है ना, जैसे राइट टू इंटरनेट भी है ना, उसके बाद राइट टू फूड भी है, राइट टू हेल्थ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग केस के माध्यम से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या जो दूसरे कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें इंश्योर होती हुई दिखाई देंगी। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the mid-day meal scheme। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या करना है कि खाने वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, और मिड डे मील स्कीम वगैरह जो है वो यहाँ पर अलग अलग राज्य में, स्टेट में आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है कि ये सब चीज़ें तो आपको अच्छी लगेंगी, है ना, कि लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है। लेकिन कई सारे जजमेंट यहाँ पर कोर्ट के ऐसे भी होते हैं जिसको लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यार ये तो जनता के खिलाफ हो गया, है ना, जनता को इससे क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे भी कई जजमेंट होते हैं दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, मतलब आम आदमी के अगेंस्ट में यहाँ पर ये डिसीजन निकल कर आया, है ना। अब जैसे आपको लगेगा कि सर ऐसा एक एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल में देखोगे तो बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव दैट रिसेंट जजमेंट ऑन इवेक्शन आर ए फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे कई सारे एक्टिविस्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो गरीब जो व्यक्ति हैं उनके शेल्टर के बारे में, है ना, राइट टू शेल्टर और हाउसिंग वगैरह जो है उसके बारे में यहाँ पर काम करते हैं कि रिसेंट जजमेंट ऑन इविक्शंस आर अ फार क्राई फ्रॉम द अर्लियर जजमेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इविक्शन, मतलब उनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे स्लम एरिया वगैरह में आपको लोग रहते हुए दिखाई देते हैं ना, तो कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर किया आपको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, जो यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, लोगों के शेल्टर के लिए काम करते हैं, तो अगर कोर्ट इस तरीके का कोई जजमेंट यहाँ पर देगा कि भाई उनको वहाँ से हटाना है, तो आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी के तो अगेंस्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि वाइल द रिसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू द स्लम डेवलपर एज एन इंक्रोचर इन द सिटी, अर्लियर जजमेंट लाइक द 1985 ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम डेवलपर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई स्लम एरिया में रहते हैं, जैसे जिसको हम झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर कहते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई रह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले वाले जो केस था, एक केस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उसमें कोर्ट ने यहाँ पर ये ट्राई किया था कि भाई हमें क्या करना है कि जो स्लम डेवलपर्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पर स्लम्स वगैरह में रहते हैं, उनके लाइवलीहुड को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कह दिया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग कोर्ट के केसेस में यहाँ पर ये आने लग गया कि जो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्लम डेवलपर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या है कि वो इंक्रोचर हैं, है ना, मतलब उन्होंने अपना घर बना लिया, है ना, वो इलीगल है ना काम। मतलब आप किसी के जमीन पर जाकर अपना घर बना लोगे और ये क्लेम करोगे कि हम गरीब हैं, हमारा ये घर है, तो वो चीज़ें तो गलत हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो है वो यहाँ पर ये बोला गया कि जो स्लम डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन बाद में एक जजमेंट में यहाँ पर ये आया कि इनको इंक्रोचर देखने जाने लग गया कि मतलब ये अवैध रूप से जो जमीन है वो यहाँ पर कब्जे में कर रहे हैं, है ना, मतलब कहीं पर भी आप बनाकर घर रहने लग गए, किसी ने कुछ बोला नहीं उस टाइम पीरियड पर, तो आपका वो जमीन थोड़ा ना हो जाएगा, वो आपका घर थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो इलीगल ही है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज द, ठीक है, इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट टेक टू हियर अ केस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पेंडिंग टाइम है ना, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडिंग केसेस का मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर केस होते हैं वो यहाँ पर क्या है
बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, केस चल ही रहा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो जस्टिस है अगर वो समय पर नहीं मिलेगा तो फिर उस जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे जो है वो पेंडिंग केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, बहुत केसेस हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक। मतलब इतना टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। अगर यहाँ पर क्या है कि समय पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको न्याय मिला ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि एक्सटेंडेड जो यहाँ पर टाइम होता है, जो इतना ज़्यादा समय लग जाता है चीज़ों को पूरा करने में, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, है ना, ये बुक में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर ये नेम ऑफ कोर्ट है ना, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, ये आपको बताया गया है, पुराना डेटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है 34, और अभी के टाइम पीरियड पर टोटल कितने जज हैं ये आपको 34 देखने को मिलेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सारी जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर फिल हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल जज कितने होने चाहिए 1079, लेकिन टोटल जज हैं कितने 655, और 424 जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं यहाँ पर 22,644 यहाँ पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 17,000 है, लेकिन 5,135 जो सीट्स हैं अभी भी आपको वैकेंट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जस्टिस डिलेड हो जाता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसमें पेंडेंसी रेट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके पीछे यहाँ पर ये रीजन भी है ना, कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि हाई कोर्ट्स में 424 और जो डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं यहाँ पर 5,135 जो सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि पेंडिंग केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो पेंडेंसी है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर टैकल करें, और जितने भी जजेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनको अगर हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पेंडिंग टाइम है इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो केसेस यहाँ पर बहुत टाइम से चल रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ लें, है ना, कि एक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए PIL वगैरह स्टार्ट किया गया है ना, और भी अलग अलग तरीके के प्रोविज़न यहाँ पर किए गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमको यहाँ पर रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज अ नो डिनाइंग दैट जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया, है ना। मतलब जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक भारत आपको देखने को मिलेगा, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी का जो रोल है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी लेजिस्लेचर हैं, उनकी पावर को यहाँ पर चेक करना, है ना, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जुडिशरी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेटिव को चेक नहीं करेगी तो ऐसे यहाँ पर कानून बनते रहेंगे जिससे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर हनन होगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपके फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होंगे तब भी यहाँ पर अच्छी बात नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जुडिशरी का रोल जो है भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, और वो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत क्रूशियल है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन से थे, जिन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना, पहले के चैप्टर्स में हम देख कर आ चुके हैं। हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy। मतलब उनका यहाँ पर आप ये देखिए कि सोच कितनी अच्छी थी, कितने दूरदर्शी थे, कितनी दूर का देख लेते थे वो लोग, है ना, कि भाई भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने हिसाब से जजेस को यहाँ पर मैनिपुलेट करेगा, अपना काम करवाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। और इसीलिए क्या किया था उन्होंने, यहाँ पर भारत में जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, उस पॉइंट को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि भाई जुडिशरी जो है भारत में वो कैसी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा कि सही तरीके से जो काम है वो आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो ये पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पर समझाया गया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सेस हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिले। लेकिन उन सब चीज़ों को भी अगर हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पर कर दें तो आज के टाइम पीरियड पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये था आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको बताई, और मैं आपसे अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको सर्च करके इसका आंसर दीजिएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है,
और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज बतानी है और एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज आपको बतानी है। क्रिमिनल लॉ और जो आपका यहाँ पर सिविल लॉ है उनमें कोई डाउट वगैरह होता है आपको तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है ना। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, उनकी प्रोसीजर होनी चाहिए, उनका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, किसी को कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। ठीक है, मैं पर्सनली अपने सभी वीडियोस के कमेंट यहाँ पर देखता हूँ, कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर आपने सेशन यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर आप ज़रूर फीडबैक देकर जाओ कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना, कौन सी चीज़ आपको मज़ेदार लगी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, है ना, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आप इस चीज़ को जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जैसे अगर मान लीजिए कि हमें दूसरे जो वीडियोज़ हैं, है ना, वो देखने हैं, इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ाए हैं वो देखने हैं, या कोई दूसरा सब्जेक्ट के वीडियोज़ देखने हैं, तो उसका प्रोसीजर यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहली बात, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह देखने को मिलेंगी, आप उनको एक बार देख लो। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर आप थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा magnetbrains.com। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको दिख ही रहा है, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स और उसके बाद .com आप लिख दीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। अब इसमें अलग अलग तरीके के टैब्स हैं, ठीक है, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, ये सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो भी चीज़ें प्रिपेयर करनी हो, फिर उसमें क्लास वाइज भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। आपने CBSE इंग्लिश मीडियम किया, 8th क्लास में जाना है, 8th क्लास पे चले जाओ, 1 शॉर्ट रिवीजन देखना है तो 1 शॉर्ट रिवीजन, है ना। 1 शॉर्ट रिवीजन का मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो आपने 1 शॉर्ट रिवीजन पर क्लिक किया। 12th 11th 10th 9th 8th क्लास में जाना है, 8th क्लास में क्लिक कर दो आप, है ना। इस पर क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर पेज ओपन होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपके पास मेंशन होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं, हिस्ट्री पे क्लिक कर दो, है ना, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 1। तो उसमें सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अरेंज करी गई हैं, तो जो भी आप देखना चाहोगे वीडियो उस पर क्लिक करके आप चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो आप हिस्ट्री का वीडियो ये देख लीजिएगा, है ना, इसको प्ले करके ये वीडियो आप कंप्लीटली देख सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि KG से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री होती हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेस्ट पेपर, जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के तहत अपने इस चैप्टर को, अपने स्कूल की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पर शुरू कर सकें। अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।